विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, एसोसिएट प्रोफेसर। आज के व्याख्यान में मैं आपको शीत युद्ध के विस्तार का तीसरा चरण क्या था और इस तीसरे चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो शीत युद्ध के विस्तार का तीसरा चरण 1953 से 1958 तक माना जाता है और जो 1953 से 1958 का काल था उसमें बहुत से परिवर्तन आए अमेरिका और सोवियत नेतृत्व में। जैसे 1953 में स्टालिन की मौत हो गई और स्टालिन को शीत युद्ध का बहुत बड़ा उन्नायक या जनक माना जाता था, क्योंकि उसकी नीतियाँ बहुत अड़ंगेबाज थी जिन्होंने विश्व शांति को खतरे में डालने का प्रयास किया। और स्टालिन ने यद्यपि पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक संबंध तो बनाए रखे, लेकिन वह बहुत अधिक अड़ंगेबाज शासक था। और स्टालिन की जैसे ही मृत्यु हुई तब ख्रुश्चेव सोवियत संघ के उत्तराधिकारी बने और ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समझौतेवादी नीति को अपनाया। इसी के साथ साथ अमेरिकी नेतृत्व में भी परिवर्तन हुआ और राष्ट्रपति ट्रूमैन, जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो 1953 से 1958 तक की वे घटनाएं जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया या शीत युद्ध में कमी लाने का प्रयास किया वो इस तरह से थी। सबसे पहले 1953 में सोवियत संघ ने अणु बम का आविष्कार किया और जब सोवियत संघ ने अणु बम का आविष्कार किया तो अमेरिका को शंका हुई और अमेरिका को लगा कि अब मेरे एक प्रतिद्वंदी हो गया है जो कि मेरे बराबर आणविक शस्त्र में प्रतिस्पर्धा करने लगा है। इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही निशस्त्रीकरण को आवश्यक मानने लगे। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रीकरण की होड़ को कम करना, उसे समाप्त करने का प्रयास करना। दूसरा इस काल में जो घटना हुई वो थी हिंद चीन का प्रश्न, क्योंकि जो फ्रांसीसी साम्राज्यवाद था उसके विरुद्ध हिंद चीन में संघर्ष चला और दोनों गुटों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। जैसे अमेरिका ने फ्रांस का सहयोग किया तो सोवियत रूस ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। इस प्रकार हिंद चीन की समस्या शीत युद्ध का अंतिम अंग बन गई। इसी के साथ इस काल में तीसरी घटना हुई सीटों का निर्माण। सीटों मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी शासन का विरोध करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव रखा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए जैसे नाटो जैसे एक संगठन का निर्माण किया जाए। इसलिए 8 सितंबर 1954 को सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य था कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को साम्यवादी चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाने से रोकना। इसी के साथ साथ वार्सा पैक्ट का निर्माण हुआ और 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके 8 देशों ने वार्सा पैक्ट बनाया। इस वार्सा पैक्ट को बनाने का उद्देश्य यह था कि यदि किसी इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देश पर यदि सशस्त्र सैनिक का आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे और वार्सा पैक्ट नाटो का पूरा जवाब था। पांचवी घटना हुई इस काल में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया और जैसे ही हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की इस कार्रवाई की कटु आलोचना की। और इस काल में जो आइजनहावर सिद्धांत था वो लागू किया गया और आइजनहावर सिद्धांत को अमेरिका की विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक माना गया। इसके तहत अमेरिकी सीनेट अर्थात अमेरिका की कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह सविवेक से अपनी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण रोकने के लिए भेज सकता है। इससे शीत युद्ध में बहुत उग्रता आ गई और 1955 से 1958 तक शीत युद्ध का भयंकर अखाड़ा पश्चिम एशिया बन गया। और जैसे ही 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया, मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण की सोवियत संघ ने बहुत अधिक भर्त्सना की, निंदा की और जो पश्चिम एशिया के सामरिक महत्व के तेल कुएं थे उस पर अपनी प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ में बार बार संघर्ष होता रहा।
इसी काल में फारस का तेल विवाह, स्वेज संकट, लेबनान में अमेरिकी फौज का उतारना, इराक की क्रांति आदि अवसरों पर दोनों गुट अर्थात सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के सामने शीत युद्ध के अखाड़े में आमने सामने होकर डट गए और इस प्रकार विश्व राजनीति में शीत युद्ध उग्र रूप लेने लगा। तो विद्यार्थियों, ये हुआ शीत युद्ध के विस्तार का तृतीय चरण। अब मैं चतुर्थ चरण का उल्लेख करूंगी। शीत युद्ध के विस्तार का चौथा चरण था 1959 से 1962। तो ये माना जाता है कि 1958 के बाद ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध में क्या हुआ, कमी आ गई, क्योंकि सोवियत प्रधानमंत्री खुर्शीचेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को स्वीकार किया। और इस काल में जो घटनाएं हुई वो इस प्रकार रही, जैसे कि सबसे पहले तो खुर्शीचेव ने अमेरिका की यात्रा की। इसलिए 15 सितंबर से 18 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री खुर्शीचेव ने अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा से सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य सौहार्द का वातावरण बना। और खुर्शीचेव ने आइजनहावर को, अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर को सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना के नाम से जाना जाता है। और स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड अर्थात कैंप डेविड भावना जो भावना में कहा गया कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने का सम्मिलित प्रयास करेंगे, जिससे शीत युद्ध की बर्फ पिघलेगी और विश्व शांति की नींव दृढ़ होगी। इसी समय U2 विमान कांड हुआ। U2 विमान कांड वो विमान कांड था जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इससे पूर्व U2 विमान कांड की पृष्ठभूमि किस तरह से बनी वो मैं विद्यार्थी उसका उल्लेख मैं आपके सामने कर रही हूँ कि शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के शासन अध्यक्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। इसके लिए मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ और यह माना गया कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर सोवियत संघ की यात्रा करेंगे। लेकिन यह शिखर सम्मेलन प्रारंभ नहीं हुआ। उससे पहले ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान था U2, वो सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया और इस विमान में जासूसी के बहुत सारे उपकरण और यंत्र लगे हुए थे। जब विमान चालक को पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण और सैनिक अड्डे की सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। और जब बात बढ़ गई तब राष्ट्रपति आइजनहावर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, हमने U2 विमान को सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियाँ जो कि गुप्त रहती है, इसलिए हमने किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए ऐसी जासूसी कार्रवाई हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे और ऐसी जासूसी कार्रवाई हम करते हैं। हाँ, हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि हमने ही U2 विमान को सोवियत संघ के क्षेत्र में जासूसी करने के लिए भेजा था। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इसकी मनाही है कि एक देश का विमान दूसरे देश की सीमा में जाकर जासूसी करे। इसलिए सोवियत संघ ने इसे घोर अपमान कहा और सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में इस घटना की शिकायत की और U2 विमान कांड को शीत युद्ध में तूफान लाने वाला माना जाता है। इसी के साथ साथ पेरिस शिखर सम्मेलन हुआ। पेरिस शिखर सम्मेलन में अमेरिका की निंदा की गई और आइजनहावर का अपमान किया गया। सोवियत राष्ट्रपति खुर्शीचेव ने इसे शिखर सम्मेलन में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का प्रयास किया, क्योंकि इसने डिगोल और मैकमिलन से हाथ मिलाया। लेकिन आइजनहावर ने जब हाथ बढ़ाना चाहा तो खुर्शीचेव ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पष्ट चेतावनी दी कि उन्हें सोवियत संघ में आने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सम्मेलन की कार्रवाई बंद कर देनी पड़ी और पेरिस का शिखर सम्मेलन असफल रहा। इससे सारी दुनिया गहरी निराशा में डूब गई। इसी समय अमेरिका में कैनेडी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और ये माना गया कि अमेरिका के साथ सोवियत संघ के साथ संबंध सुधरेंगे, शीत युद्ध की राजनीति में कमी आएगी और अमेरिका सोवियत संघ निकट आ सकेंगे। और इसलिए जो कैनेडी थे उन्हें अपने पूर्वाधिकारी के विपरीत साम्यवाद के प्रति सहयोग की नीति अपनाने का नारा बुलंद किया। इसी समय खुर्शीचेव ने पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी दी। खुर्शीचेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी,
लेकिन केनेडी ने खुले शब्दों में क्रुश्चेव को चेता दिया था कि सोवियत रूस की एक पक्षीय कार्रवाई किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी समय क्यूबा की घटना हुई जिसने साम्यवाद की अग्नि में घी देने का